हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेटा आज की 28 जनवरी 2021। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से। एडिटोरियल पेज पे हमारे सामने जो दो आर्टिकल्स हैं उनमें फर्स्ट है द वर्सनिंग डायनामिक। ये वाला जो आर्टिकल है ये अभी लेटेस्ट सिक्किम में चाइनीज़ ट्रूप्स और इंडियन मिलिट्री इनके बीच में एक और स्टैंड ऑफ हुआ है। पर हाँ, कोई कॉजुअलिटी रजिस्टर नहीं की गई, वो बात ठीक है। बट रिलेशनशिप कितने ज़्यादा डिटेरियोरेट हो चुके हैं या कितना ज़्यादा अनट्रस्टेबल नेबर है चाइना, उसके बारे में ये आर्टिकल है। देखेंगे इसको हम डिटेल में। ये है पंजाब की बात। इसमें बहुत सारी ग्राउंड डिटेल्स हैं जो हमारे बिल्कुल काम के आने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा आगे चले तो हमारे पास में है द रॉन्ग प्रेसिडेंट, जिसके बारे में हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक वर्डिक्ट दिया था जिसमें पॉक्सो एक्ट के अंडर में एक इंडिविजुअल को बुक किया गया था, कन्विक्ट किया गया था, तो उसको फ्री कर दिया। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या है पूरा मुद्दा। पॉक्सो के बारे में भी कुछ जानने को मिलेगा। अच्छा आर्टिकल है, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। फिर है ये वाला आर्टिकल नो रिपब्लिक फॉर वुमेन। ओके, और वुमेन भी कौन सी? दलित वुमेन। तो इसमें हम देखेंगे कि आज हमें इंडिपेंडेंट हुए 75 साल के लगभग होने वाले हैं, लगभग 74 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इस साल। तो उसमें देखने वाली बात ये होती है, और रिपब्लिक बने 72 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ है रिसेंटली। तो अभी भी जो कास्ट का जो प्रेवलेंस है, आप देखो पेट्रियार्की की प्रेवलेंस है, ये जो गैप है जेंडर इश्यूज़ को लेकर के, और जो वुमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अभी भी लगातार बनी हुई रह रही हैं। तो हमें इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जल्दी से जल्दी खड़ा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे इसको, डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे। तो एडिटोरियल पेज से 3 आर्टिकल्स हो गए। आइडिया पेज पे आपके सामने जो 2 आर्टिकल्स हैं ये दोनों वैक्सीन के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। नीचे वाला आर्टिकल थोड़ा सा वेग है, बट यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से इकोलॉजी को आज पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में एंटर हो जाना चाहिए। पॉलिटिक्स में इसको बहुत ज़्यादा मैटर या फिर इसको बहुत ज़्यादा फोकस मिलना चाहिए। देखेंगे कि किस तरीके से जो ग्रेट डिप्रेशन के बाद में या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक ग्रेट एक्सेलरेशन मिला है। एमिशन को बोल दो आप, एक यहाँ पर इकोलॉजी का टर्म हो रहा है, तो या क्लाइमेट चेंज को भी हम बोल सकते हैं, जिसको हम हमारी तरफ से देखते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो पूरा एक टाइमलाइन के बेसिस पे 2-3 चीज़ें पिक की गई हैं। वो हम जानेंगे कि इकोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट रहती थी और किस तरीके से ह्यूमन बीइंग ने अपने खुद के डेवलपमेंट, खुद के राइट्स को ध्यान में रखा है, बाकी सारी चीज़ें एकदम निगलेक्ट कर दी। ठीक है, तो अच्छा आर्टिकल है। देखेंगे कि पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल में भी इकोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंस अभी बनता चला जा रहा है और इसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि एक आर्टिकल को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है वर्सनिंग डायनेमिक्स। देखो, लेटेस्ट फेस ऑफ देखा गया है इंडिया और चाइना के ट्रूप्स के बीच में सिक्किम बॉर्डर पे। पर हाँ ठीक है, कोई कैजुअलिटी वहाँ पर देखने को नहीं मिली, बट ये कॉन्फ्रंटेशन आप देखोगे तो ये लगातार चलता चला जा रहा है, क्योंकि अप्रैल से स्टार्ट हुआ था कॉन्फ्रंटेशन लास्ट ईयर। तो 2013, 2014, 2017 में जो कॉन्फ्रंटेशन हुए थे उसकी कंपैरिजन में ये बहुत ही लंबा चल गया है। कितने नेगोशिएशंस के राउंड कंप्लीट हो गए हैं, बट अभी तक भी ना तो कोई डिसएंगेजमेंट हो रहा है ना डी एस्केलेशन हो पा रहा है। पीपल लिबरेशन आर्मी अपनी तरफ से बहुत सारे पॉइंट्स पे एक्टिवेट है। इस तरीके से अगर हम देखें तो इंडिया की जो नॉर्दर्न फ्रंटियर है वहाँ पर बोल्ड टैक्टिक्स के निबल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा अलर्ट और अवेयर रहने की ज़रूरत है। देखो, चाइना बड़ी बेशर्मी के साथ में टेरिटोरियल एक्सटेंशन की अगर बात करें उसकी खुद की, तो वो केवल हिमालय तक ही कन्फाइंड नहीं है। वो इसी तरीके की टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में उलझा हुआ अपने सभी नेबर्स के साथ में एशिया में। ठीक है, चाइना ने जो प्रॉमिस किया हुआ था ना, जब शी जिनपिंग आए थे उस टाइम पे, तो क्या कहा था? बोले हम पीसफुल रिलेशनशिप करेंगे, पीसफुल नेगोशिएशन करके और बॉर्डर डिस्प्यूट्स को है वो ख़त्म कर लेंगे। बट आज अगर देखो तो चाइना यूनिलैटरली फोर्सफुली अपनी खुद की टेरिटोरियल डिस्पोजिशन को लगातार क्लेम करता चला जा रहा है कि ये जो रीजन है जहाँ पर डिस्प्यूट है उस पर नेबर कंट्री का कोई राइट नहीं है। आज अगर हम देखें तो चाइना की तरफ से ये जो अब बिलीफ सेक्टर है कि हाँ माने कि चाइना बहुत ट्रस्टेबल नेबर है, तो ऐसा कुछ है नहीं। रही सही में मिलिट्री बैलेंस की बात करो, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दोनों कहीं ना कहीं चाइना को फेवर
कर रहे हैं। ये दोनों के दोनों इम्बैलेंस है ना, ये कहीं ना कहीं गैप भी क्रिएट करते हैं, जिसमें आज दिल्ली और चाइना को अगर कंपेयर करें तो चाइनीज़ जीडीपी जो है वो दिल्ली की जीडीपी से लगभग 5 गुना है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। और मिलिट्री की अगर बात करें तो वहाँ पर भी चाइना कहीं ना कहीं अपर हैंड रखता है। देखो, मिलिट्री और इकोनॉमिक इम्बैलेंस के कॉम्बिनेशन से अगर हम देखें तो चाइना का जो एम्बिशन है ना इस पॉलिटिकल हेजेमोनी को पिक करना कि एशिया में इकलौता एक पावरफुल कंट्री बने और फिर बाद में कॉन्सिक्वेंटली वर्ल्ड लेवल पे भी अपने आप को असर्ट करना चाहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक एडवर्स सर्कमस्टांसेस बनती चली जा रही है नेबरहुड में चाइना के, और इसमें पर्टिकुलर हम बात करें इंडिया के लिए। तो ये जो नई डायनामिक है ना, ये बड़ा क्लियर कर रही है कि हमारी जो नॉर्दर्न फ्रंटियर्स है ना, उसमें कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी बढ़ती चली गई है। इसके अलावा सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर लो या वाटर्स की बात कर लो इंडियन ओशन में, या फिर आप रीजनल या इंटरनेशनल स्पेयर्स में देखो तो चाइना इस चीज़ को अपनी तरफ से लगातार असर्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। देखो, नियर टर्म एक्शंस की अगर हम बात करें तो हमें कैसे भी करके चाइना के इस एग्रेशन को रजिस्ट करने की ज़रूरत है, और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर भी काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि इंडिया अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट कर सके और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी अपना खुद को बचा सके। इसमें क्या है, चाइना अगर अपनी हेजेमोनी बना लेता है तो इंडिया पे प्रेशर बना सकता है कि वो इंडिया कुछ भी इम्प्लीमेंट करे, कोई भी अपनी पॉलिसी बनाए, किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन बनाए, तो चाइनीज़ फैक्टर के बारे में सोच के आगे बढ़े। ठीक है, तो वहाँ पर हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खो देंगे। तो उस केस में हमें इनको रजिस्ट करने की ज़रूरत है, जो हम लगातार कर रहे हैं। पिछले 6 दशकों की अगर बात करें तो चाइना ने अपना एग्रेशन कोई पहली बार तो दिखाया नहीं है हिमालयन रीजन में। ठीक है, बट वही बात है कि हमें कहीं ना कहीं चाइना जब भी एग्रेशन दिखाता है तो हम लगातार हमारा जो डिफेंस मैनेजमेंट है उसको हम ओवरहोल करते हैं, उसको हम रिन्यू करते हैं, कुछ और एडिशनल डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़े तो हम करते रहते हैं। देखो, माओ जो थे ना, माओ जेडांग जब था तो उस टाइम पे तो चाइना बहुत डिवाइडेड एक कंट्री हुआ करता था, बट आज जी का जो चाइना है वो एक सुपर पावर है, जो कि कहीं ना कहीं एक इंडिया से अगर लड़ाई होती भी है ना तो इंडिया को कंसिडरेबल कॉस्ट पे करने के लिए मजबूर कर देगा। ठीक है, ऑपरेशन लेवल की बात करें तो चाइना लगातार ये कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके इंडियन आर्मी को वो ट्रैप करे। अलग अलग फ्रंटियर्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे फेस ऑफ लगातार बनता चला जा रहा है, कभी सिक्किम, कभी लद्दाख। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, इंडिया को अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर जो है ना, ये आज देखो एक फिर से एक्टिवेट मोड में आ चुकी है। तो फोकस क्या है, हम हमारे लैंड फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट करें, और साथ में हमारी जो ज़रूरत है कि नेवल एक्सपेंशन जिस पर इंडिया ऑलरेडी फोकस कर रहा था, आज आप देखोगे क्या हो गया, उसका शिफ्ट करके अब मिलिट्री पे ज़्यादा फोकस करना पड़ गया, क्योंकि इंडियन ओशियन में भी चाइना अपनी प्रेजेंस लगातार बढ़ा रहा है। और रही सही में इधर आप देखोगे, चलो पाकिस्तान के साथ में तो एलओसी है हमारे, बट जो अरेबियन सी की तरफ से जो हमारे अटैक हुआ था 26/11 वाला, तो उस तरीके के अटैक्स से भी तो हमें बचना है ना। तो इसके लिए हमने नेवी स्ट्रॉन्ग करने की शुरुआत की थी, बट वही बात, अब चाइना से इस तरीके से कॉन्फ्रंटेशन होते हैं तो हमने नेवी का डिप्लॉयमेंट थोड़ा सा कम कर दिया और हम ध्यान देने लग गए अब किस पे, फ्रंटियर्स पे। तो इंडिया को ज़रूरत है देखो कि एक एसिमेट्रिक स्ट्रेटेजी बनाए जिससे कि चाइना जैसी प्रॉब्लम को हम टैकल कर सके। इसके लिए क्या करें कि जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं या फिर चाइना के अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनके साथ में हमने ऑलरेडी क्वाड में अपने आप को एक्टिवेट कर लिया है, तो वो एक अच्छी चीज़ हम कंसिडर कर सकते हैं। देखो, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं ना, तब से इंडिया में एक पॉलिटिकल इल्यूज़न था कि चाइना के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन हैं और चाइना एक रियल प्रॉब्लम नहीं है, हमारा नॉर्दर्न नेबर है वो बड़ा लिबरल है। तो हमने चाइना की या बीजिंग को अंडर एस्टिमेट किया कि वाकई में जब वो पावरफुल हो जाएगा तो उसकी क्या पॉलिटिकल इंटेंशन रहेगी, क्या वो अपने आप को टेरिटोरियली एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। तो वो पॉलिटिकल इल्यूजन में हम जिए। तो ऐसे करके फिर 1962 का हमें शौक लगा, तो उसकी वजह से फिर दिल्ली ने अपनी तरफ से, आप देखोगे 1962 का वॉर हो गया, फिर 1980s आते आते भी हमने फिर से मिस जजमेंट करना शुरू कर दिया, फिर से कुछ गड़बड़ियाँ होनी शुरू हो गई कि हाँ चाइना बहुत बढ़िया है, बहुत सही है। और चाइना के साथ में मिलकर के हमने क्या किया, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की एक ड्रीम देखनी शुरू कर दी। और चाइना भी उस चीज़ को कहीं ना कहीं बोलता रहा, क्योंकि वही बात है, चाइना को ग्रो करना था। तो इंडिया जैसे कंट्रीज़ जो उसके एकदम क्लोजेस्ट नेबर्स में से एक है,
तो उनके साथ में वो अगर दुश्मनी लेता तो वो इतनी ग्रोथ रजिस्टर नहीं कर पाया। बट आज ग्रोथ रजिस्टर बहुत ज़बरदस्त कर चुका है। तो अब इंडिया जैसे कंट्रीज़ की जिसकी जीडीपी चाइना की जीडीपी की सिर्फ 1/5 रह गई है, तो उस केस में अब वो चैलेंज करना शुरू कर रहा है। तो आप देखोगे तो इसमें जितना कुछ भी हो रहा है ना, तो प्राइस बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ सकती है इस पूरे मुद्दे में। तो ये पूरा कॉन्फ्रंटेशन है ना, ये बहुत लंबा चलेगा। इसकी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है चाइना को रोकने के लिए, ठीक है। नहीं तो इंडिया को फिर वो डिक्टेट करे तो वो चलेगा नहीं। हम तो बिल्कुल सॉवरन कंट्री हैं, तो हमें खुद को डिफेंड करने के लिए चाइना को अब बहुत सही तरीके से टैकल करने की ज़रूरत है। और जो हम जानते भी हैं, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत कदम उठाए हैं और लगातार गवर्नमेंट अपनी तरफ से और हमारी मिलिट्री एनी टाइम तैयार है, इस चीज़ को तैयार है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द रॉन्ग प्रेसिडेंट। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने सही डिसीजन लिया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने जो अकिटल किया, मतलब जो फ्री किया एक कन्विक्ट को, जिसने एक मतलब चाइल्ड जिसकी एज आप कह सकते हो 12 साल थी, उसको मतलब सेक्सुअली हरास किया। तो सेक्शन 8 के अंडर में जो पोक्सो एक्ट है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, उसके अंडर में बोला कि डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं था, इसलिए उनको फ्री कर दिया। तो यहाँ पे ये जो हाई कोर्ट का जजमेंट था ना, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी वाला है कि इस तरीके की नई कंडीशन उन्होंने मतलब एक तरीके से एंटर कर दी, जो कि पोक्सो में ऐसा कुछ प्रोविज़न है ही नहीं कि कपड़े हैं बीच में या फिर नहीं है, समझ गए। तो स्किन टू स्किन टच का अगर बात आ रहा है तो एक कॉम्प्लेक्सिटी और आ गई है। तो इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि जब भी कोई मान लो पोक्सो एक्ट के अंडर में किसी को कन्विक्ट करना हो, तो उस टाइम पे स्ट्रिक्टर प्रूफ और सीरियस एलिगेशंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप देखोगे कि कम से कम जब कोई सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उसका जो कन्विक्शन हो जाता है किसी इंडिविजुअल का, जो ऑफेंडर है उसका, तो उसको मिनिमम 3 साल की जेल होती है। तो ये जो सज़ा है ना, ये थोड़ी मुश्किल दिखाई देती है। तो इस केस में क्या होता है कि पोक्सो के अंडर में अगर कोई प्रोसीडिंग्स करनी हो तो कोर्ट की डिमांड होती है कि स्ट्रिक्टर प्रूफ बहुत सॉलिड होने चाहिए और एलिगेशन भी बहुत सीरियस होने चाहिए। तो इस वजह से आप देख सकते हो कन्विक्शन रेट कितनी कम हो जाती है, ठीक है। जब आप देखोगे इस तरीके के जब कानून लाए जाते हैं कि हाँ सेक्सुअल ऑफेंसेस को कंट्रोल में लाया जाए, तो इसके लिए बहुत से कानून हमने देखे कि 12 साल या इससे कम की उम्र की बच्चियों के साथ में अगर कोई गलत काम करता है तो उनको सज़ा बहुत कड़ी मिलेगी, फांसी की सज़ा, ऐसे 7 साल की सज़ा, ऐसे। तो ये आप देखोगे ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ को वीक कर देती हैं, ठीक है ना। तो एक जज को जब डिसाइड करना हो कि एक जो इंडिविजुअल है जिसको जो अक्यूज्ड है, जब उसको वो एक तरीके से ट्रायल चल रहा होता है और उससे बातचीत होती है कोर्ट में, तो क्या उसको सज़ा दें, या तो 3 साल की ही देनी पड़ेगी या फिर 0। तो जज के पास में ऑटोनॉमी अगर हो जाती है ना, तो उस केस में वो उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए कितनी ग्रेविटी है उसके हिसाब से वो 1 साल, आधा साल, कुछ फाइन वो दे करके फिर बाद में पनिश किया जा सकता है। बट यहाँ पर अगर छोटे से छोटे ऑफेंस के लिए और बड़े से बड़े ऑफेंस के लिए अगर आप 7 साल या 3 साल की सज़ा देते हो, तो उस केस में फिर छोटे और बड़े में डिफरेंस क्या रह गया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, इस पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर और अभी जो ये केस है ना, ये देखो 2012 का ये पोक्सो एक्ट है, इसी के अंडर में ये केस चल रहा था। तो इसको लाया गया था चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें ये था कि कैसे भी करके जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ में सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं या कोई भी वायलेशन होता है उनका, सेक्सुअल वायलेशन, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। बट बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आई, जिसमें एक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि ये सज़ा ज़्यादा होना। दूसरा है पुलिस है वो बड़ी लेथार्जिक है, वो ज़्यादा इतनी एम्पथी शो नहीं करती, ठीक है, जो विक्टिम है उनके लिए। ऐसे लीगल सिस्टम है वो भी बहुत कमज़ोर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। तो विक्टिम के लिए एम्पैथी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके पुलिस बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर काम की। और नंबर ऑफ़ केसेस की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जिस बच्चे के ऊपर सेक्सुअल वायलेंस हुआ है
उसका ही कोई रिलेटिव है ना, वो उस काम को अंजाम देता है, उसको चीज़ को। तो इस वजह से क्या हो जाता है, फिर वही बात आ जाती है, घर वाले कई बार रोक देते हैं, कई बार ये सोच के कि हाँ गलत है, चलो ठीक है छोड़ दो, घर पे ही डांट के फुसला के साइड में कर देते हैं। बट वही बात आ जाती है कि ये चीज़ जब तक प्रेवलेंट है तब तक इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन ना निकले। ठीक है, स्टडीज़ ने बिल्कुल क्लियर किया है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, उन्होंने ये कहा है कि ये जो मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस की बात है ना, 3 साल की जो हमने बात की पोक्सो एक्ट के अंडर में, ये जजेस को सेंटेंस देते टाइम पे कोई डिस्क्रिशन नहीं छोड़ते, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो क्राइम चाहे कैसा भी हो, तो सेंटेंस एग्जैक्टली वो का वो होगा। तो वहाँ पर फिर जज क्या है, इधर 0 और 1, वो वाली बात ही हो गई कि सज़ा है या फिर सज़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि कितनी ग्रेविटी है उस पर्टिकुलर ऑफेंस की, उसके अकॉर्डिंग उनको सज़ा दी जाए। ठीक है, तो टफर पनिशमेंट जो है ना, जैसे कि डेथ पेनल्टी हो गई, या फिर अगर रेप कर दे कोई 12 साल से कम से उम्र के बच्चे का या बच्ची का, और या फिर हार्शर सेंटेंस की बात की जिसमें 3 साल या 7 साल की, तो वो जस्टिस का जो एम है ना, उसको कहीं ना कहीं वहाँ पर डिफाई कर देता है। तो फोकस की ज़रूरत है कि जो प्रोसेस है ना पनिशमेंट देने का, उसको करेक्ट किया जाए। इसके अलावा कल्चरल नैरेटिव्स जो चल रहे हैं कि जिनकी वजह से सेक्सुअल वायलेंस जो है बच्चों के खिलाफ वो लगातार बढ़ते चले जाते हैं, उनको करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो स्टे लगाया है ना, नागपुर बेंच का जो वर्डिक्ट आया है, ये बहुत ही अच्छी दिशा में है। हमें री-इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि इनसेंसिटिव जजमेंट्स ना आए। जजेस को भी बहुत सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। तो कानून भी कुछ इस तरीके की बनाने की ज़रूरत है। केवल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि कानून बना दिया, हाँ भाई ठीक है वोट बैंक के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों का एक्चुअल में प्रोटेक्शन होना चाहिए पोक्सो के अंडर में। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है नो रिपब्लिक। नेक्स्ट आर्टिकल है नो रिपब्लिक फॉर वुमेन। देखो, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा, तो उन्होंने बहुत सारे रास्ते खोले थे कि किस तरीके से जो ऑप्रेस्ड क्लास है, ऑप्रेस्ड सिटीजन है, जिनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है पास्ट में, उन लोगों को अपलिफ्ट किया जाए, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। बट आज अगर हम देखें 7 दशक हो गए हमें रिपब्लिक बने, एक ऐसा स्टेट बने जहाँ पर हम हमारे हेड ऑफ द स्टेट को खुद इलेक्ट करते हैं, वहाँ पर भी आज इंडिया जो है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो एस्पिरेशंस थी उनको रियलाइज़ करने में, पर्टिकुलरली बात करें इंडियन वुमेन और दलित्स में, और दलित वुमेन पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर 2021 में भी अगर हमें इस तरीके के सिनेरियो देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत ही हॉरिफाइंग है कि पैट्रियार्की जो है वो लगातार अपने हिसाब से काम करती चली जा रही है। इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट लेटेस्ट एग्जांपल है, दैट इज़ लव जिहाद, जो अभी हमने देखा एंटी कन्वर्जन लॉ जो लाया गया था, वहाँ पे एक वुमेन की ऑटोनॉमी कि वो अपने पार्टनर को अपने हिसाब से चूज़ कर सके, उसको स्ट्राइक डाउन किया गया है। तो वो चीज़ बड़ी दुखद है। और दूसरी तरफ इंडियन कल्चरल एथोस को जो आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर विश्वास करते हैं, इस चीज़ को मतलब भूल रहे हैं कि कोई ज़माने में स्वयंवर भी हुआ करते थे, जहाँ पर लड़की जो है वो अपने लिए वर खुद चूज़ किया करती थी। तो इन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है अगर इंडियन कल्चरल एथोस को ही हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जेंडर और कास्ट बेस्ड जो वायलेंस है वो वुमेन को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, और उसमें भी अगर आप देखोगे तो दलित वुमेन कुछ ज़्यादा ही इसकी शिकार होती चली जाती है। जैसे कि हाथरस का केस हमने रिसेंटली देखा था। तो इस तरीके के इंसिडेंट बहुत होते हैं। ऐसे ही एक दलित वुमेन के साथ में यूपी में एक और हुई, जो 50 साल से ज़्यादा की उम्र थी, आंगनवाड़ी वर्कर थी, तो बदायूं में, तो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे करके एक इनएफिशिएंसी देखने को मिली, जहाँ पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फेल होता गया। तो ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और दूसरी तरफ से जो फ्यूडल या फिर कास्टिस्ट या फिर कह सकते हैं पेट्रियार्कल जो स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी का, उसको फिर से लागू करना, लगातार उसको मेंटेन करके बनाए रखना, ये अभी भी अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सामने है, कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस के बावजूद है, तो ये बड़ी दुखद बात है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है।
यहाँ पर हमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत है नहीं कि जो गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर्स हैं वो हमेशा से नॉन रिस्पॉन्सिव रही है जब भी दलित वुमेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन राइज होता है, क्योंकि वो अनप्रिविलेज सोसाइटी से, कास्ट से बिलोंग करती है सोसाइटी की। इसी तरीके से ये राइटर जो हैं वो खुद भी एक मूवमेंट से एसोसिएटेड है, दलित बहुजन, तो इनके पास में बहुत कुछ डेटा है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है दलित वुमेन की जो ग्रीवांसेज हैं उनको एड्रेस करने में फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो मार्जिनलाइज पीपल हैं, जिनमें गरीब लोग हो गए, वुमेन हो गई, डिप्रेस्ड क्लास हो गई, डिप्रेस्ड कास्ट हो गई, उनको अभी भी कहीं ना कहीं जो राइट मिलने चाहिए वो राइट अभी इंश्योर नहीं हो पा रहे हैं। कास्ट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसकी वजह से ऑपरेशन प्रीवियसली हुए हैं और आज भी लगातार बनते चले जा रहे हैं। ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर की अगर बात करें तो वहाँ पर वुमेन को एक गेट कीपर की तरह कंसिडर किया जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर कास्ट की प्योरिटी को सेव करके या सर्व करके रखती है। तो अपर कास्ट वुमेन जो है वो तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जितना कुछ भी फिक्स किया गया है उनको अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश करती हैं, जो भी अभी तक चलता रहा है। बट जो टारगेटेड असॉल्ट होता है ना, या क्राइम जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं सिस्टम को पूरा पॉल्यूट कर देते हैं। और इसके पीछे पैट्रियार्की और कास्टिज्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब ये कह सकते हो बहुत ही एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें जो अपर कास्ट के लोग हैं, ठीक है, उनमें जो इम्प्यूनिटी देखने को मिलती है कि हाँ वो पनिशमेंट देने की ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो उस केस में अगर किसी की अगेंस्ट में, किसी वुमेन के अगेंस्ट में जो कि दलित है, उसके फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस अगर हो जाता है, तो वहाँ पर अगर अपर कास्ट के जो मैन हैं अगर उन पे अक्यूज्ड वो हैं तो उनको पनिशमेंट प्रॉपर मिलनी चाहिए। तो अभी रिसेंटली क्या है, ये नहीं हो पाया, तो उस चीज़ को एड्रेस करना चाह रहे हैं राइटर कि दलित टीनेज गर्ल के साथ में 2014 में बदायूं में जो हुआ था, 2 दलित माइनर गर्ल्स के साथ में वालियार में केरला में हुआ था 2017 में, ऐसे ही 23 साल की दलित गर्ल उन्नाव में 2019 में हुआ था। तो बोले इस तरीके से इन पर लगातार अगर देखें तो कोई एड्रेस नहीं हो रहा, ग्रीवांस रिड्रेसल नहीं है साथ में, और इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से अगर देखें एनसीआरबी की रिपोर्ट जिसका नाम था क्राइम इन इंडिया 2019, तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन की अगर बात करोगे ना तो 3,59,849 क्राइम हुआ करते थे 2017 में, जो बढ़कर के 4 लाख से भी ज़्यादा हो गए 2019 आते आते। तो देख सकते हो एक लगातार राइज देखा जा रहा है, परसिस्टेंट राइज देखा जा रहा है। इसके अलावा ये जो 11% जो केसेस रिपोर्ट हुआ करते थे दलित वुमेन के अगेंस्ट में, वो भी अब लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं यूपी में जो केस एफआईआर हो रहे हैं। यूपी की पर्टिकुलरली यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहे हैं। देखो हमारे लिए जो काम का डेटा है ना वो है ये वाला, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। बाकी वो डेटा यूपी स्पेसिफिक, अगर यूपी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये वाला डेटा ज़रूर पिक करना, ठीक है, कि किस तरीके से यूपी में जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है वो 2017 में केसेस कितने थे, केवल 56,000, मतलब लगभग 56,011, जो कि 2019 में आते आते 59,000 हो गए। तो ये भी एक ग्रेव सिचुएशन दिखा रहे हैं हमें। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन की अगर बात करें, इसका लार्जेस्ट शेयर भी आप देखोगे ना तो वो मेनली आ जाता है यूपी में, पूरे इंडिया में। तो ये आप डेटा ये भी नोट कर सकते हो कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में सबसे ज़्यादा कहाँ पर केसेस आते हैं, तो यूपी टॉप पे आता है, लगभग 14.7% केसेस वहाँ पे आ जाते हैं, जिसमें किसी को डॉवरी की वजह से डेथ मिल जाती है किसी बच्ची को, या किसी पे एसिड अटैक हो जाता है, कोई किसी तरीके की क्रूएलिटी करते हैं। तो वो चीज़ें जो है ना लगातार अभी भी प्रेवलेंट है। किसी वुमेन का किडनैपिंग होना, उसका एब्डक्शन होना, उठा ले जाना, उसको गायब कर देना, वुमेन पे असॉल्ट करना, ये उनकी जो डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए ना उस पर बहुत अटैक हो रहा है। जबकि आज हम 21st सेंचुरी में हैं, आज 2021 है, 70 साल से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हुए होगे और 70 साल से ज़्यादा हमें हो गए रिपब्लिक बने। तो हमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो विजिलेंट तो हो गया काउज को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट वुमेन्स को अभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया है। तो रूट कॉज क्या है, एक तो जेंडर ऑपरेशन, एक सेक्सुअल वायलेंस को लगातार प्रमोट करने के लिए हमारी जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है ना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट में चली जाती है, वो एक बड़ी चिंता का कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशन के होने के बावजूद इस तरीके से जो रिलीजियस स्क्रिप्ट्स हैं जो कि प्रमोट कर रही है इन चीज़ों को, उनको रोकना।
ठीक है, तो टाइम आ गया है कि इन सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया जाए, डिमोलिश किया जाए, डेसिमेट किया जाए। ये कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, पेट्रियार्की बेस्ड जो पूरा प्रॉब्लम है, या जो ऑपरेशन वुमेन के अगेंस्ट में होता है, उन सब को। इससे क्या होगा, इससे हम एक इक्वलिटी की जो एक बिहेवियर लाना चाहते हैं, इक्विटी का जो एटीट्यूड रखते हैं हम कि हमारे यहाँ पर इक्विटी प्रमोट होनी चाहिए, तब जाके वो चीज़ें हमारे यहाँ पर अचीव हो पाएगी। ठीक है ना। तो बात वही है, दलित मूवमेंट हो रहा, एंटी कास्ट स्ट्रगल, ये इतना कुछ है नहीं काम का। मेन जो चीज़ें थी वो हमने देख ली। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है द इकोलॉजिकल इज पॉलिटिकल। आर्टिकल लिखा हुआ है मनस रे के द्वारा। देखो, अभी हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर देखें तो उसका जो एक कह सकते हो ना पेनिट्रेशन, वो कब से इंक्रीज हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट एक्सेलरेशन। और उसी की वजह से आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज है वो एक जियोमेट्रिक प्रोपोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार बढ़ रहा है। मतलब 1, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, ऐसे करके आप करते जाओ। ठीक है, तो स्क्वायर टर्म्स में इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो ये चिंता का कारण है। जब से 1940 में कीन्सियन इकोनॉमिक मेथड आया था, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन 1920s 30s में आ चुका था, उसमें केवल कैपिटलिज्म था, जिसमें कि एडम स्मिथ की थ्योरी थी कि हिडन हैंड एक काम करता है, मार्केट फोर्स जिसको हम बोलते हैं। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गए थे। तो कीन्सियन थ्योरी आई थी कि बोले गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप देखोगे कीन्स ने ये कहा था गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा इकोनॉमी को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए। तो 1940 में जब ये थ्योरी आई थी, तब से लेकर के 1980 तक गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा किया। और आप देखोगे कि कीन्सियन थ्योरी जो कैपिटलिज्म को रिप्लेस करने के लिए एनविसाज की गई थी, उसको रिप्लेस ना करके कीन्सियन थ्योरी ने कैपिटलिज्म को ऑर्डिनरीली एक्सेप्टेबल बना दिया कि बोला कैपिटलिज्म मतलब प्राइवेट सेक्टर और साथ में गवर्नमेंट, दोनों साथ साथ में काम करेंगे। इसको हमने क्या बोल दिया 1980 के बाद में, क्या, नियो लिबरलिज्म। जैसे कि थैचर और रेगन रहे यूएसए की प्रेसिडेंट, और मार्गरेट थैचर कौन थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। इनके टाइम पे फिर जॉइंट इकोनॉमिक रिजीम निकल के आया, जहाँ पर स्टेट को हम वेलफेयर सिस्टम के तरीके से चला रहे थे कि हाँ, अगर कहीं पे गरीबी है, भुखमरी है, तो वहाँ पर स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए, सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। वहाँ पर आप देखोगे थैचर और रीगन जॉइंट इकोनॉमिक रिजीम आया, तो उसमें क्या किया, स्टेट ने अपने आप को रिसीड कर लिया, समेट लिया खुद को। तो उस केस में क्या हो गया, ये बन के आ गया नियो लिबरलिज्म। पहले कैपिटलिज्म, जिसको बिल्कुल लिबरलिज्म बोला गया, नियो लिबरलिज्म बोला कि गवर्नमेंट जो है वो एक फैसिलिटेटर का काम करेगी, और जो कॉरपोरेट्स हैं वो उस फैसिलिटी का यूज़ करके और इकोनॉमिक ग्रोथ रजिस्टर करेंगे। तो आप देखोगे एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, सोसाइटी में भी देखा गया, इकोनॉमी में भी देखा गया। बट आप अल्टीमेटली इसका असर किस पे देखोगे, इसका असर फिर बाद में आया एनवायरनमेंट पे, कि ह्यूमन बीइंग ने जो कुछ भी किया है ना, वो खुद के लिए किया है। अपने आप को अगर इस प्लेनेट का पार्ट समझ के फिर आगे बढ़ते, तो जितने भी और स्पीसीज़ हैं उन पर भी हम ध्यान देते, फिर आगे बढ़ते। आज अगर बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम की बात करें 1990 से लेके अब तक, तो उसमें क्या दिमाग लगाया जा रहा है कि किस तरीके से ह्यूमन जो है वो अपने मार्केट का यूज़ करके, इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके कम से कम इनपुट के बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ला सके। बोले इससे क्या होगा, बोले इससे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। बट राइटर जो बोलना चाह रहे हैं वो ये कि यहाँ पर भी ह्यूमन बीइंग ने अपना लालच ही बनाया और अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की। इवन इकोलॉजी में एक एक प्लांट है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उसमें भी जेनेटिकल चेंजेस कर दिए। तो इस तरीके से हम अभी चल रहे हैं एंथ्रोपोसीन एरा में, जबकि हम पहले चल रहे थे होलोसीन एरा में। एंथ्रोपोसीन एरा इसलिए बोल रहे हैं, वैसे तो होलोसीन है ज्योग्राफिकली देखोगे, बट अभी ह्यूमन बीइंग ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा असर्ट कर लिया है। क्लाइमेट चेंज देखो किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन बीइंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है, ह्यूमन बीइंग की वजह से। तो ये एरा बन गया कौन सा, एंथ्रोपोसीन। तो एंथ्रोपोसीन के लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं, बट वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन एक निकल के आता है, वो ये कि कैपिटलिज्म और नेचर, बोले कैपिटलिज्म जहाँ पे बढ़ता है वहाँ पे नेचर को डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। तो ये एक चीज़, एक कॉन्ट्राडिक्शन आती है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, जब इससे जो ये अभी हमने देखा जो एक कॉन्ट्राडिक्शन थी, इसको अगर देखें तो कैपिटलिज्म की वजह से जितना ज़्यादा
डिस्ट्रॉय हुई है ना नेचर, उससे ज़्यादा तो डिस्ट्रॉय तब हो सकती थी अगर रशियन रेवोल्यूशन के बेसिस पे जो सोशलिस्ट आइडिया आया था ना, वो अगर चलता। तो आप यहाँ पे थोड़े से शॉक्ड होंगे, कैसे? इसका सिंपल सा तरीका है, राइटर बता रहे हैं जो, कि सोशलिज्म का मतलब एक एक इंडिविजुअल को आप एम्पावर करते तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज जब हो जाता है तो फिर बाद में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही उनके पास में रिसोर्सेज एक्सेसिबिलिटी होगी और उतनी ही उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और इससे क्या होगा अल्टीमेटली? नेचर को हार्म। तो ये चीज़ यहाँ पर राइटर हाईलाइट करना चाह रहे हैं। तो बोला कि कम से कम सोशलिज्म से थोड़ा सा तो ठीक है कैपिटलिज्म। इसी तरीके से अगर हम देखें एंथ्रोपोसीन पीरियड की अगर बात करें जिसमें हम चल रहे हैं, तो ह्यूमन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिट उठाया जाए। चाहे बायो इंजीनियरिंग के बेसिस पे जेनोम साइंस की बात करें, तो आप देखोगे इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो ह्यूमन बीइंग जो कुछ भी कर रहा है, इसको फ्रेंच फिलोसोफर रहे हैं, उनका नाम है पॉल विरेलियो। उन्होंने इसको क्या कहा है? इसको बोला है जेनेटिक बॉम्ब। बोले ये बॉम्ब है एक तरीके का जिसमें इंसान अपने आप को स्मार्ट समझ के आगे बढ़ रहा है कि भाई कम से कम प्रोटीन, कम से कम ऑक्सीजन, कम से कम वाटर, ये यूज़ करके और एक कंपैटिबल ऐसा आइटम बनाया जाए जो कि कंजम्पशन भी करे तो नेचर फुटप्रिंट कम आए, तो या कार्बन फुटप्रिंट कम आए। बट आप देखोगे ये ह्यूमन बीइंग और इस पर्टिकुलर प्लेनेट को जिसको हम अर्थ बोल रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। तो यहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की है? कि सब लोग साथ में आकर के कलेक्टिवली काम करें। एक एक इंडिविजुअल को साथ आने की ज़रूरत है, प्रोफेशनल्स को साथ आने की ज़रूरत है, नेशनली ग्लोबली सबको साथ में आकर के फिर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि एथिक्स का मतलब यही नहीं है कि ह्यूमन बीइंग का किस तरीके से वहाँ पर रेलेवेंस आए। एथिक्स का मतलब नेचुरल एथिक्स भी होती है जिससे कि आप कुछ भी काम करो तो नेचर को भी आप प्रोटेक्ट करो। देखो केवल क्रिटिसिज्म करके कैपिटलिज्म का हम राजी हो जाएं वो एक सही बात नहीं है। हमें ऑल्टरनेटिव्स पे काम करने की ज़रूरत है, हमें कोऑपरेट करने की ज़रूरत है जिससे कि मैनकाइंड जितना लूट चुका है इस प्लेनेट को वो रीपे कर सके। जियोबायोलॉजी की अगर हम बात करें, जियोबायोलॉजी का मतलब क्या होगा? इस प्लेनेट पे जो भी स्पीसीज़ हैं उन स्पीसीज़ के लिए हमें खुद को सेंसिटिव बनाना पड़ेगा। स्पीसी सेंसिटिवनेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अवेयरनेस स्प्रेड करने की ज़रूरत है कि जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनका कितना असर हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे, इकोलॉजी पे पड़ रहा है, उस कोर पर भी अटेंशन देने की ज़रूरत है। आज ज़रूरत है कि ह्यूमन सोशल थिंकिंग हो जहाँ पर नेचर और प्लेनेटरी वर्ल्ड के बारे में हम लगातार सोचें। कि इसका मतलब ये नहीं है कि केवल जब फ्लड्स आए तभी हम प्लेनेट की बात करें और फिर बाद में नेचुरल जो नॉर्मल हमारा कंडक्ट है डेली लाइफ का उसमें हम भूल जाएं। नहीं, नेचर और एनवायरनमेंट हमारे साथ में डेली इंटरेक्ट करते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उतना उतना हम इसको डिटेरियोरेट करते चले जाएंगे तो एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है कि सबको आगे लाया जाए। केवल लैंग्वेज की बात करें, जस्टिस की बात करें, राइट्स के लिए फ़ाइट की बात करें, केवल ह्यूमन इन्वेस्टिगेशन, हर जगह पर ह्यूमन पर्सपेक्टिव, तो वो चीज़ बहुत गलत है। यहाँ पर हमें नेचर को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जितना कुछ भी हमने हिस्ट्री में अभी तक पढ़ा है तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस की हमने बहुत बात की। तो जब भी हिस्ट्री की बात करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ एक आगे से आगे हम बढ़ते चले जाते हैं और हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ देखने को मिलती है। और फ्यूचर पास्ट का एक्सपीरियंस क्या निकल के आता है कि कोई ना कोई बड़ा डिजास्टर हर कुछ सालों में कंटिन्यू आता रहता है। तो ये जो आयरनी है ना वो ये है, जानते सब हैं बट करता कोई नहीं है। अब यहाँ पर अगर ह्यूमन बीइंग अपनी खुद की एक्टिविटीज़ को एकदम से रोके, ठीक है, तो वो तो देखो पॉसिबल है नहीं, बट यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा खुद की एक्टिविटीज़ को डाउन करने की ज़रूरत है। ज्योग्राफी को हमें समझने की ज़रूरत है कि एक एक प्लेनेट पे जितनी भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी मतलब आप कह सकते हो पूरा सिस्टम है, उसको हमें समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ड्रास्टिक रिडक्शन तो देखो ग्लोबल पॉपुलेशन का है, पॉसिबल हो नहीं पाएगा कि एकदम से पॉपुलेशन एक कंट्रोल कर ली जाए या जो कंजम्पशन है, डिमांड है, उसको कम कर लिया जाए। बट हाँ, धीरे धीरे हम कर सकते हैं इसको, तो इस पर हमें जल्दी से जल्दी काम करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि जिस तरीके से साधु संत लोग रहा करते थे नेचर में, नेचर को अपना घर समझ करके, उस तरीके से अगर हम रहना शुरू करेंगे तब जा कर के धीरे धीरे टाइम के साथ में
ये चीज़ें अचीव हो पाएगी। नहीं तो कोविड-19 जैसी पेंडेमिक लगातार ऐसे ही आएगी और वर्ल्ड ओवर फैलेगी और सबको बर्बाद करके और फिर बाद में फिर से नॉक करेगी डोर को कि भाई अब जाग जाओ, अब जाग जाओ। तो हमें ज़रूरत क्या है, ये स्पिरिचुअलिटी के डोमेन पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इंसान अपनी फिजिकल या मटेरियलिस्टिक डिमांड को कंट्रोल करे और स्पिरिचुअल या फिर अपने खुद के दिमाग के हिसाब से आगे बढ़े। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है कि इकोलॉजी जो है ना वो पॉलिटिक्स में आनी चाहिए और है भी बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर और फैक्टर। और ये हमने देखा भी अमेरिका के इलेक्शन में क्लाइमेट चेंज कितना इंपॉर्टेंट रोल कर रहा था। ठीक है, डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।